हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 20 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, यहाँ भी कोशिका से ही शुरुआत करते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है, यानी जितने भी आसपास में आपके जीवित ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं। उनकी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई, जैसे कि अपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि आसपास में जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं वो सब एटम से बनी हुई है ना। तो उसी तरह से बायो में, यहाँ विज्ञान में हम ये पढ़ेंगे कि कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई है, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जीवित प्राणी जो हैं वो कोशिका से बने हुए हैं। उनकी बॉडी जो है वो कोशिका से बनी हुई है, यानी कोशिका सबसे छोटी इकाई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन ये क्रियाएं क्या हैं और ये कोशिका यह इसे कैसे कर पाती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं करती हैं कोशिका, इसके बारे में हम देखते हैं। किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन, पोषण इत्यादि। तो अब जब कोई भी जीव है तो उसमें कुछ जो हैं क्रियाएं हैं जो सब में होती हैं, जैसे कि वृद्धि है ना, ग्रोथ, उत्सर्जन, भोजन, भोजन लेना है ना, श्वसन, ये सारी क्रियाएं सब में होंगी किसी भी जीवित प्राणी में। ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं, इन्हीं को कहते हैं जीवन क्रियाएं, यानी जीवन जीने के लिए जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो हो गई जीवन क्रियाएं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती है। और ये कैसे होता है, तो कुछ पदार्थों का आना होता है, कुछ पदार्थों का जाना होता है। आना जाना जो है कुछ सेल के अंदर आती हैं, कुछ सेल से बाहर जाती हैं। इसके कारण ही ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हर एक कोशिका के अंदर कुछ जो अंग हैं वो जरूर होती हैं, जैसे कि ये प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये सारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं कोशिकांग, यानी कोशिका का अंग। और ये कुछ विशिष्ट तरह के कार्य करते हैं और इनमें मदद करते हैं। अब आगे है कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसका कोशिका में क्या कार्य होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लाज्मा झिल्ली भी इसको बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये तो हर एक कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये आखिर होती क्या है और इनका काम क्या है। कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थ को कोशिका के अंदर या बाहर जाने, जो भी सेल होता है वो एक तरह से कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और यह सेल के अंदर और सेल के बाहर से चीज़ों का आदान प्रदान जो करना होता है उसमें इसका कोशिका झिल्ली का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। यानी ये सेल बना, अगर मान लो सेल है तो सेल के अंदर ये हो गया आपकी कोशिका झिल्ली, और एक तो न्यूक्लियस होता है ना, और इसमें कुछ द्रव्य भरे होते हैं जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब है यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। इसको अच्छी तरह समझिए। वर्णात्मक का मतलब यहाँ होगा कि चुनना, चयन है ना, चयन, जैसे कि सेलेक्ट करना है ना, इसको कहते हैं। तो ये ऐसी झिल्ली है जो हर एक चीज़ को कोशिका के अंदर बाहर आने जाने नहीं देती है। कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को, चुनिंदा चीज़ों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है या कोशिका से बाहर आने देती है। यही कारण है कि इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब ये कि किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना है ये पहले ये सेलेक्ट करती है। सेलेक्ट करके ही ये किसी चीज़ को कोशिका झिल्ली के आर पार जाने देती है। अब जरूरी पदार्थ जैसे O2, CO2, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और परासरण प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर जाते हैं। अब जब जैसे कि श्वसन की क्रिया होती है तो इसमें गैस का आदान प्रदान होता है ना। इसी तरह से न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व जो हैं वो पौधे लेते हैं, या फिर जल जो है वो उसको लेना होता है। तो इसमें किस क्रिया के द्वारा ये सारी चीज़ें ली या छोड़ी जाती हैं, यहाँ पर देखते हैं। पहला एक वर्ड आया विसरण और दूसरा आया है परासरण।
अब यहाँ पर ही आपको ध्यान से समझना है कि विसरण नाम जो है वो गैस के लिए या दूसरे लिक्विड के लिए विसरण नाम दिया जाता है। यानी कोशिका के अंदर या बाहर जब गैस का आना जाना होता है तो उसको विसरण नाम दिया गया, और जब पानी का आना जाना होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसको परासरण नाम दिया गया। अब विसरण या परासरण में होता क्या है? तो विसरण या परासरण में पदार्थ की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। जैसे मान लीजिए ये सेल या कुछ भी मान लीजिए, इसमें इस तरफ जो है सांद्रता ज़्यादा है और इधर सांद्रता कम है, तो क्या होगा, इधर से पानी है या गैस है उसका इस तरफ आना होगा, यानी ज़्यादा से कम की ओर आना होगा। तब तक आना होगा जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते, दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है, तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं। या आपने केमिस्ट्री में भी ये टर्म पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी है ये विसरण। अब कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासरण कहलाता है। कोशिका झिल्ली से जब जल जो है वो बाहर की तरफ जाती है या बाहर से अंदर की तरफ आती है तो उसको परासरण कहते हैं। अब यहाँ पे गैस की जैसे बात हुई, तो गैस में आप जैसे कि मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि CO2 है ना। अब CO2 जो है वो एक वेस्ट पदार्थ है ना, तो उसको जो कोशिका है उसको बाहर निकालेगी। मान लीजिए ये, इसको ऐसे समझिए कि CO2 सेल के अंदर है, ये एक वेस्ट मटेरियल है, इसको बाहर निकालना है। और ये जो बाहर का वातावरण है यहाँ पर CO2 कम है, तो क्या होगा, यहाँ सांद्रता ज़्यादा है CO2 यानी सांद्रता ज़्यादा है, और बाहर की तरफ कम है यानी सांद्रता कम है, तो CO2 यहाँ से निकल करके सराउंडिंग में चला जाएगा, बाहर के वातावरण में चला जाएगा, तो इसको कहते हैं विसरण। इसी तरह से मान लीजिए ऑक्सीजन का भी यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसलिए मैं समझा देती हूँ उसको। जैसे कि सेल के अंदर ऑक्सीजन है और ये आपका सराउंडिंग है, मान लीजिए ये सराउंडिंग है, तो यहाँ पर इसका कम है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर सेल के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता कम है। बाहर की तरफ अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ लिया जाएगा। इस तरह से विसरण में गैसों का आदान प्रदान चलता रहता है, इसको बोलते हैं विसरण। और वाटर के केस में, पानी के केस में सेम क्रिया होगी, लेकिन उसका नाम होगा परासरण। अब है विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं: अल्प परासरण दाबी, सम परासरण दाबी और अति परासरण दाबी। इसको समझिए, जैसे कि कोई कोशिका है और कोशिका में पानी जो है वो कम है, और जिस विलयन से वो घिरा हुआ है उसमें पानी का परासरण जो है वो ज़्यादा है ना। यानी कि कोशिका में कम है पानी और उसके चारों तरफ के में पानी जो है वो ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से पानी कोशिका में आएगा, है ना। पानी सराउंडिंग से कोशिका के अंदर आएगा और कोशिका जो है वो फूलने लगेगी, है ना, क्योंकि पानी जमा होगा यहाँ, तो कोशिका फूलकर मोटी हो जाएगी, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं अंतः परासरण। याद रखिएगा, ये बहुत ही पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए इसको याद रखिए और मैंने यहाँ समझा दिया। दूसरा है सम परासरण दाबी। ये सम मतलब बराबर, तो कोशिका के अंदर का पानी और बाहर का पानी दोनों जो हैं वो बराबर हैं, यानी दोनों यहाँ जितना पानी है उतना ही पानी यहाँ है, दोनों बराबर हैं। इसीलिए क्या होगा, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी यहाँ से अंदर भी आ जाएगा और अंदर से बाहर भी आ जाएगा, लेकिन कोशिका की आकृति में, इसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरे में अति परासरण दाबी में क्या होगा, विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल। अब इसमें इस केस में तीसरी तरह का केस है, इसमें क्या होगा कि कोशिका के अंदर पानी ज़्यादा है और उसके चारों तरफ का जो सॉल्यूशन है उसमें पानी, इसमें पानी कम है,
तो फिर क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ, आपको पता है कि ज़्यादा से कम की तरफ आएगा पानी, तो कोशिका से ही निकल निकल के पानी उसके सराउंडिंग का जो सॉल्यूशन है उसमें आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, कोशिका पानी निकलने के कारण सिकुड़ जाएगी, है ना, छोटी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं बहिर्परासरण। ये 3 तरह का आपका हो गया, इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से। अब आगे देखिए, इसी प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ, अब ये 3 तरह के जो सॉल्यूशन है उसमें आरबीसी को रखा गया, रेड ब्लड कर्पसल, जो लाल रक्त कोशिका होती है उसको रखा गया। तो इसमें पहला जो है वो समपरासरणदाबी है, यानी दोनों ही बराबर हैं, अंदर का आरबीसी के अंदर का वाटर और उसके चारों तरफ जो पानी है दोनों की मात्रा बराबर है, इसलिए कोई भी अंतर इस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा है वो है अल्प परासरणदाबी, यानी विलयन में ज़्यादा पानी है और इसमें कम पानी है। तो क्या होगा, इस विलयन से पानी इसके अंदर आएगा, कोशिका के अंदर आएगा और कोशिका जो है वो फूलकर मोटी हो जाएगी। तीसरा जो है, तीसरे में क्या होगा, कोशिका के अंदर तो खूब पानी है और बाहर पानी कम है। तो बाहर पानी कम है इसीलिए कोशिका के अंदर का पानी बाहर चला जाएगा और कोशिका देखिए सिकुड़ कर कितनी छोटी हो गई, क्योंकि इसके अंदर का पानी जो है वो निकल कर सराउंडिंग में बाहर के विलयन में चला गया है। ये एग्जाम्पल हो गया आपका। अब है, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। जो पौधा होता है उसमें एक तो प्लाज्मा झिल्ली हो गई और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी एक लेयर होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इस तरह से इसमें ये एनिमल सेल में नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में, पादपों में ये कोशिका भित्ति भी एक एक्स्ट्रा होती है। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीवद्रव्य संकुचन या कुचन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि परासरण की क्रिया हुई और उसमें पादप कोशिका में जो भी पानी था वो पानी निकल गया और पानी निकलने के कारण प्लाज्मा झिल्ली सहित जितने भी आंतरिक पदार्थ हैं वो सारे संकुचित हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। क्योंकि जब वाटर ही निकल गया तो जैसे कि एक बैलून होता है, बैलून में मान लीजिए पानी भर दिया तो फूल जाता है बैलून, लेकिन जब बैलून से पानी निकाल लिया, गुब्बारे से पानी निकाल लिया तो फिर क्या हो गया, गुब्बारा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। बस सेम प्रोसेस यहाँ है कि जैसे ही पानी निकलेगा ये बिल्कुल सिकुड़ कर देखिए कितना छोटा हो गया है, इसके सारे आंतरिक पदार्थ भी सिकुड़ गए हैं। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं, प्रश्नोत्तर। पहला है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है। तो महत्व तो यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए कोशिका झिल्ली का, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यहाँ तक लिख लेंगे, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से शुरू करिएगा, यहाँ से शुरू करिएगा। उसके बाद दूसरा है, जीव द्रव्य कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो ये तो आपका यही हो गया, ये चित्र बना देना है और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन दे देनी है कि जीव द्रव्य कुंचन किसको कहते हैं। ये 2 हो गए क्वेश्चन। तीसरा है, कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है। तो ये तो प्लाज्मा झिल्ली आपने ऊपर पढ़ा है, यहाँ भी लिखा हुआ है प्लाज्मा, तो आप प्लाज्मा झिल्ली का नाम लिख देंगे तीसरे में। चौथा है, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे। यानी किशमिश को और लाल रक्त कोशिका आरबीसी जो है उसको अगर हम अल्प परासरण दाबी में रखेंगे तो उसके अंदर क्या चेंजेज आएंगे, क्या बदलाव आएगा, इसको बताना है। तो किशमिश जो होता है वो ड्राई होता है ना, तो किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अगर हम अल्प परासरण दाबी विलयन में रखेंगे तो दोनों ही फूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में जो बाहर का सांद्रता है वो ज़्यादा है और किशमिश और आरबीसी के अंदर के पानी की सांद्रता कम है, इसीलिए पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा और किशमिश और लाल रक्त कोशिका फूल जाएगी। लेकिन लाल रक्त कोशिका में सेल वॉल जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति वो नहीं होती है, इसीलिए ज़्यादा पानी के कारण
यह फट जाएगा, लाल रक्त कोशिका जो है वो फट जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुआ और ये वर्कशीट भी फिनिश हो गई। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर अच्छी तरह से समझ में आई तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।